हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडु कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया हमारी ये 40 दिन टॉप कॉलेज इन का सीरीज का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम फोर्थ क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ चले गए हैं। ठीक है जी, पहुंच चुके हैं और इस चैप्टर का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। और भाई बिलीव मी, जितने अच्छे से मतलब ये वो चैप्टर है जिसने बोर्ड्स के वक्त बच्चों की ना रातों की नींद उड़ा दी थी, दिन का चैन उड़ा दिया था। बट टेंशन की बात नहीं है भैया, जितने अच्छे से हमने बोर्ड्स में कवर किया था ना उतने ही बढ़िया तरीके से सीयूईटी में कवर करेंगे। बस एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने बढ़िया तरीके से जो डर मन में लेकर आपने अपने बोर्ड्स की तैयारी करी थी इस चैप्टर को लेकर, वही सेम डर आपने सीयूईटी के लिए भी रखना है। बोर्ड्स में ये 12 नंबर का था तो इसीलिए आपके मन में एक डर था और था भी मुश्किल चैप्टर। ये सीयूईटी में भी अच्छी खासी वेटेज का है भैया, कोई स्पेसिफिक वेटेज नहीं अलॉट हुई, लेकिन जितना मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स एनालाइज किए हैं उससे मैं एक चीज के इंटरप्रिटेशन पे आया हूं कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बाकी आप सबको पता ही है कि भैया क्या करना है। आप सबको भैया टेलीग्राम चैनल जिस जिस बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, क्यों नहीं करा है मुझे समझ नहीं आ रही है। जितनी भी पीडीएफ ये जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अगर आपको खुद भी प्रैक्टिस करने हैं तो वो पीडीएफ फॉर्म में आपको चाहिए। तो वो पीडीएफ फॉर्म में आपको कहां मिलेगा? जल्दी से टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो अकाउंट्स एंड इको की महफिल। अगर सर्च नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, कष्ट इतना नहीं करना, तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई कर लो क्योंकि जितना भी अपडेट है सब उसी टेलीग्राम चैनल पे, जितना भी आपके डाउट्स आएंगे सब उसी टेलीग्राम चैनल पे, सब कुछ मतलब वो अभी आपके लिए मतलब एक तो समझो ब्रह्मास्त्र है। ठीक है जी, तो जल्दी से उस ब्रह्मास्त्र को जो है अपना लीजिए। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। आपको पता है आपने क्या करना होता है भैया? मेरे आंसर से पहले आपका आंसर मार्क हो जाना चाहिए एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू हैव टू कमेंट डाउन कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, खासकर इस चैप्टर को लेकर। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन एमपीसी इज when MPC is 0.5, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है जब MPC 0.5 होता है। एंड वी नो इट वेरी वेल कि MPC और मल्टीप्लायर में कैसी रिलेशन होती है, क्या फॉर्मूला होता है। मल्टीप्लायर को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है। ठीक है जी, विच इज 1/1 माइनस 0.5। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा आंसर? 2। ठीक है जी, तो आपके फॉर्मूलास टिप्स पे होने चाहिए, इतना टाइम नहीं है कि वहां पर आप फॉर्मूला सोचने बैठोगे। अगला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आपको दे रखा है एएस कर्व दे रखा है, आपको एडी कर्व दे रखा है और उनका जो इंटरसेक्शन है उसको ई मार्क किया हुआ है। एंड क्वेश्चन सेज डिस्प्ले द ई डॉट इन द फिगर गिवन बिलो। अब ये ई डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको बेसिकली यही बताना है। तो हमें अच्छे से पता है जहां पर इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया जहां पर वो दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल है, वो दोनों कर्व, वो दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल है। तो दैट मींस इस पॉइंट पे AD इक्वल्स टू AS और AD इक्वल्स टू AS किस पे होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। किस पे होता है? इक्विलिब्रियम। कई बच्चे सोचेंगे सर ब्रेक इवन, नहीं, ब्रेक इवन नहीं है। आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इनकम बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको इनकम दे दी, आपको एपीसी दे दिया। अच्छा, हमें ब्रेक इवन पॉइंट, ये अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन बच्चों को ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पता मैं आपको बता दूं, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा होता है जहां पर C इज इक्वल टू वाई होता है और S इज इक्वल टू 0, जहां पर कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, मतलब एंटायर इनकम इज स्पेंट फॉर कंजम्पशन एंड नथिंग इज बीइंग सेव्ड, सेविंग हमारी 0 होती है। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी C इज इक्वल टू वाई होता है तो एपीसी का फॉर्मूला क्या हो गया? C अपॉन वाई। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये आंसर क्या आ जाता है? 1। तो जिस भी पॉइंट पे, जिस भी इनकम लेवल पे आपका एपीसी 1 आ जाता है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इनकम होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इनकम इज, यहां पर क्या आ रहा है हमारा? 2000, क्योंकि 2000 पे हमारा एपीसी क्या दिखा रहा है? 1। 2000 पे हमारा एपीसी क्या दिखा रहा है? 1। अगला क्वेश्चन, व्हेन एपीसी इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, एपीसी अगर ग्रेटर देन 1 है, एपीसी का फॉर्मूला C अपॉन वाई, दैट इज ग्रेटर देन 1। वाई उधर चला जाएगा, C इज ग्रेटर देन वाई। ये प्रॉपर लॉजिकल है, बट एक बात याद रखना, एपीसी 1 से बड़ा तभी आता है जब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। तो इनिशियल लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन हमारी इतनी ज्यादा होती है कि वो इनकम से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया C इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, ये वाले साइंस छोड़ देना, ये चेंज के साइन है। ठीक है, मतलब यहां पर फॉर्मेटिंग में वो थोड़ा सा साइन चेंज हो गया, अदरवाइज ये चेंज के साइन है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ट्वाइस द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीसी इज इक्वल टू 2 एमपीएस, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वुड से। अब इसमें क्या होता है, आपका जो एमपीसी प्लस एमपीएस वन होता है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। एपीसी प्लस एपीएस भी वन होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस भी वन होता है। इफ इट इज सेइंग कि एमपीसी इज ट्वाइस द एमपीएस, तो अगर एमपीएस एमपीएस है तो एमपीसी 2 टाइम्स एमपीएस हो गया, क्योंकि उसने बोला है एमपीसी इज ट्वाइस द एमपीएस, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 3 एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीएस की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। एमपीएस की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब मैं यही रखूंगा, इसको सॉल्व नहीं करूंगा, 0 पॉइंट समथिंग नहीं निकालूंगा। अब के का फॉर्मूला मुझे पता है, 1 अपॉन एमपीएस भी होता है, तो मैंने 1 अपॉन एमपीएस की वैल्यू 1/3 है, ये चला जाएगा ऊपर, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 3। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 3। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर की ना खासियत ये है, इसमें जो क्वेश्चन है ना वो विद इन सेकेंड्स होंगे, अगर कंसेप्ट आता है तो, अगर कंसेप्ट आता है तो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखना। और जिस बच्चे के कंसेप्ट वीक है इस चैप्टर को लेकर, भैया मैंने बोर्ड्स के टाइम पे जो क्विक रिवीजन वाली वीडियो डाली थी, आप वो देख सकते हो जाकर, आपको एडु कैप्टन के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स टॉपर्स विद वैभव भैया सीरीज होगी, उसमें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन नाम का चैप्टर होगा, जल्दी से जाके देख लो, लपक लो भैया, बहुत ईजी है। और अगर बच्चा कहता है कि नहीं सर सर वो तो बहुत ही आपने क्विक रिवीजन करा दी, मेरे को तो एकदम बेसिक से क्लियर करना है, क्योंकि मैं बोर्ड में ये चैप्टर छोड़ गया था, तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। भैया आप लोग जो है एडु कैप्टन का एवेंजर्स बैच सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें हमारे जो है 3 वैरायटी के बैचेस थे, लेकिन अभी जो करंटली हमारा एक्टिव है वो है एसेंशियल्स। कौन सा है, एसेंशियल्स। एसेंशियल्स बैच हमारा बहुत 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 ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि एसेंशियल्स में जो चीजें मिल रही हैं वो आप तो बिना मतलब जा ही नहीं सकते, बिना इन चीजों के जो है आप अपने सीयूईटी एग्जाम में नहीं बैठ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मॉक्स की, तो मॉक्स के बिना, मॉक्स की प्रैक्टिस के बिना आप सीयूईटी में नहीं बैठ सकते। अगर मॉक्स की वैरायटी की बात करूं तो एडु कैप्टन आपको भैया भरपूर झोला भर भर के वैरायटी दे रहा है आपके मॉक्स की, 15 प्लस मॉक्स ईच कॉमर्स डोमेन। अच्छा टॉपिक वाइज अलग है और आप उसके अलावा फुल लेंथ मॉक्स अलग है, ठीक है। 25 प्लस इंग्लिश वर्बल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सीयूटी जीटी के हैं, उसके अलावा आपके आईपी मैट है, जिप मैट है, एनएमआईएमएस है, क्राइस्ट है, मतलब जितने भी आप एजुकेशन अपने 12th के बाद जो है एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, भैया उन सब के मॉक्स आपको भरपूर वैरायटी में, भरपूर क्वांटिटी में मिल जाएंगे, थक जाओगे कर करके आप लोग। लेकिन सीयूईटी के मॉक्स एडु कैप्टन पे खत्म नहीं होंगे, सीयूटी के सभी के मॉक्स एडु कैप्टन पे खत्म नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको ई बुक्स एंड क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। फिजिकल बुक्स जो है भैया किसी की क्वालिटी कैसी है, खराब हो जाती है, लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये वो एक्सेट्रा, तो हमने वो झंझट ही हटा दिया, हमने ई बुक्स रखे। उसके अलावा हो क्वेश्चन बैंक्स डाल दिया कि बच्चे को अगर लगे मॉक्स के बाद भी प्रैक्टिस कम है, ठीक है, तो भैया क्वेश्चन बैंक्स देख लो आप। उसके अलावा मेंटरशिप मिलती है आपको, डाउट सपोर्ट मिलेंगे हर टीचर के। उसके अलावा आपको आपके प्रिंस भैया की मेंटरशिप मिलेगी। एंड देन लास्ट वर्बल, तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते। तो आई वुड से कि भैया एक बार एडु कैप्टन का एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, देखो क्या क्या फीचर्स है, क्या उनका इंटरफेस है, कितना कन्वीनियंट है ये वो एक्सेट्रा, और भैया सब्सक्राइब कर लो, टाइम नहीं बचा है, टाइम नहीं बचा है, आधा अप्रैल निकल गया है, ऐसे ही मई भी आ जाएगा, फिर भैया खत्म हो जाएगा सीयूईटी और देखते ही रह जाओगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन करते हैं हम वापस, बैक टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज, एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होता है हमारा, एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा कैसा होता है। जिस जिस बच्चे को पता होगा कि भैया एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा जो है वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है एंड अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, एंड अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री लाइन, वो तो एएस होता है, एएस या इनकम कर्व। An upward sloping line with a positive intercept on y-axis and an upward sloping line with negative intercept on x-axis. तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अपवर्ड स्लोपिंग है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, नेगेटिव नहीं, वाई एक्सिस के नेगेटिव लाइन पे नहीं बना रहा, पॉजिटिव पे बना रहा है, तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट। अगले पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब आपको जो है इसमें से कॉम्बिनेशन चूज करना है, देखो आप ध्यान से देखना कैसे करना है, सारा सारा नहीं पढ़ना होता, ध्यान से समझना एक चीज, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ ए पे, सबसे पहले आ जाओ ए पे। तो एपीएस लाइज बिटवीन 0 एंड -1, क्या ये सही है, क्या ये सही है। एपीएस लाइज बिटवीन 0 एंड -1, ये गलत हो गया, एपीएस लाइज बिटवीन 0 एंड 1,
ठीक है, 0 एंड 1, ठीक है। जनरली जनरली नेगेटिव में जा सकता है, नेगेटिव में जा सकता है, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके अलावा तो मतलब हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला, एपीएस कैन बी नेगेटिव, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अब देख लो बी किस किस में आ रहा है, तो या तो हमारा ऑप्शन ए होगा या तो हमारा ऑप्शन डी होगा, उसके अलावा हमने देखना ही नहीं है। तो एक बार हम क्या है सी पढ़ लेते हैं, अगर सी ठीक हुआ तो ये वाला टिक कर देंगे, नहीं हुआ तो फिर बिना देखे ये वाला टिक कर देंगे। आ जाओ, एपीएस कैन बी लेस देन 1, एपीएस कैन बी लेस देन 1, ऑब्वियसली एपीएस जो है हमारा लेस देन 1 हो सकता है, ठीक है। एपीएस कैन बी ग्रेटर देन 1, एपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, भैया सवाल ही नहीं होता, ठीक है। एपीएस लाइज बिटवीन -1 टू प्लस सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, एपीएस लाइज बिटवीन -1 टू +1, भैया बात तो हमारी ये भी ठीक लग रही है। एपीएस जो है हमारा -1 से +1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है इनिशियल लेवल ऑफ इनकम्स पे। ये हमें अच्छे से पता है कि भैया जब जहां पर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होती है, वहां पर हमारा जो है एक्स्ट्रा जो कंजम्पशन हो रही है ओवर एंड अबव इनकम, वो हमारी सेविंग से होती है। तो हमारा ये भी हमें ठीक लग रहा है, तो बी सी ई। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं बी एन सी है या बी एन ई है या सी एन ई है, भैया ये तो इसने हमें दुविधा में फंसा दिया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लोड नहीं लेना हम लोगों को। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर एपीएस लाइज बिटवीन 0 एंड -1, ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि फिर अगर ज्यादा बेटर इन दोनों में से तो ई हुआ ना। एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस कैन बी नेगेटिव, दिस इज ट्रू। एपीएस कैन बी लेस देन 1, लेस देन 1 होता है, बिल्कुल ये भी ट्रू है। एपीएस कैन बी ग्रेटर देन 1, ये रॉन्ग हो गया। एंड एपीएस लाइज बिटवीन -1 टू +1, ये भी आप लोगों का ट्रू हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं, एपीएस कैन बी लेस देन 1, ठीक है, ये बात तो ठीक है। एपीएस कैन बी नेगेटिव, ये बात भी ठीक है। एंड एपीएस लाइज बिटवीन -1 टू +1, अब ये थोड़ी सी ना डाउटफुल लग रही है, क्योंकि जनरली जब भी हम ऐसे बोलते हैं ना लाइज बिटवीन, तो हम जनरली 0 एंड 1 बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, जनरली 0 एंड 1 बोलते हैं। वो बस इनिशियल लेवल ऑफ इनकम में होता है, तो वो हम सिर्फ स्पेशली मेंशन करके बोलते हैं कि इनिशियल लेवल ऑफ इनकम में एपीएस कैन बी नेगेटिव। अदरवाइज जब भी हम एपीएस लाइज बिटवीन बोलते हैं, तो वो हम नॉर्मली 0 एंड 1 बोलते हैं। तो यहां पर जो है आप अपने बुक्स में और उन सब में भी देखोगे तो आपको ऐसी ही लैंग्वेज मिलेगी, तो इसलिए इसका आंसर ई इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी ओनली। क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी एंड सी ओनली। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर इसका आंसर ये होना चाहिए था, तो कमेंट में लिखना जरूर, कमेंट में लिखना जरूर, ठीक है। अगले पे आते हैं। इन एन इकोनॉमी इफ द ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 40 करोड़, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज सी बार, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच इज आई 10 करोड़, ये 40 दे रखा है, ये 10 दे रखा है। एंड एमपीसी 0.8, एमपीसी इज 0.8। आपको बताना है लेवल ऑफ इनकम एट विच इकोनॉमी विल बी इक्विलिब्रियम। ऐसा ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करना बहुत, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चंस आप भरपूर एक्सपेक्ट करेंगे अपने पेपर में, एंड यू विल फाइंड आंसर कैसे निकलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, हमें अच्छे से पता है एडी इक्वल्स टू ए एस होता है, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई। सी को अगर हम एक्सपेंड करते हैं सी बार प्लस बी वाई प्लस आई इज इक्वल टू वाई। अब इसको मैं यहां सॉल्व करूंगा, सी बार उसने हमें कितना दे दिया 40, ठीक है, बी उसने दे दिया 0.8 और वाई एज इट इज प्लस आई हो गया 10 इज इक्वल टू वाई। वाई वाई वाले सारे एक साइड, तो 40 प्लस 10 50 इज इक्वल टू 0.2 वाई। ये 1 वाई है, और ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा 0.8, उधर जाके -1 माइनस 0.8 0.2 होता है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.2, ये हो गया आपका 250। कितना आ गया ये आप लोगों का 250, कहां चला गया भाई, ये रहा। तो ये आ जाएगा आपका 250, तो 250 आपका आंसर आ गया। तो एट 250 इनकम, 250 करोड़ इनकम लेवल आर इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इफ द डिमांड इज मोर देन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द लॉन्ग रन इट विल लीड टू, इसमें से क्या होगा जब भी डिमांड, अच्छा फुल एम्प्लॉयमेंट बोल दिया यहां पर उसने, ठीक है, और डिमांड इज मोर देन द लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब एडी इज ग्रेटर देन एएस, और फुल एम्प्लॉयमेंट है, दैट मींस एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ नहीं सकती, तो ना तो वहां इंक्रीज इन आउटपुट हो सकता है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट या इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज इन प्राइसेस। क्या ये बात समझ में आई? अगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलता, तो या तो इंक्रीज इन आउटपुट या इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट वाला ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक ठीक होता, मतलब दोनों ही ठीक है, अब दोनों में से कोई एक ही दिया होता, ठीक है। लेकिन उसने फुल एम्प्लॉयमेंट बोल दिया, दैट मींस अंडरस्टूड है कि एम्प्लॉयमेंट और नहीं बढ़ सकती है।
उसके बाद इफ द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज गिवन एज 100 एंड द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू इंक्रीज कंजम्पशन फॉर एन इंक्रीज इन इनकम इज 20%, तो इसका मतलब सी बार वो बोल रहे हैं भाई साहब 100, एमपीसी वो बोल रहे हैं आपका 20% विच इज 0.2, बहुत कम है भाई एमपीसी तो। ये देखो एमपीसी कैसे पता चला, द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू इंक्रीज कंजम्पशन फॉर एन इंक्रीज इन इनकम, तो यही बताता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम विच इज 20%, देन डिराइव द सेविंग फंक्शन, तो हमें पता है ये क्या होता है माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई, ठीक है, या 1 - एमपीसी इंटू वाई, तो माइनस सी बार उसने 100 दे दिया तो माइनस सी बार -100, अगर ये 0.2 है तो एमपीएस आ जाएगा 0.8 वाई, तो -100 प्लस 0.8 वाई इज योर करेक्ट आंसर, -100 प्लस 0.8 वाई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर चैप्टर से डायग्राम वाले क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भर भर के आने वाले, ये मेरी गारंटी आप लोगों को आएंगे, इसी चैप्टर में से मेनली बनते हैं। डैश कैन नेवर बी नेगेटिव व्हाइल डैश कैन हैव वैल्यू एज 1, dash can never be negative while dash can have value of 1, out of all MPC MPS APC APS, तो इसमें से कौन सा नेगेटिव नहीं हो सकता, एमपीसी नेगेटिव नहीं हो सकता, एमपीएस नेगेटिव नहीं हो सकता और एपीसी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन है, तो बी डी और सी इन तीनों में से ही ऑप्शन होगा। एपीएस कैन भी नेगेटिव, तो पहले वाला तो कट ही गया, सॉरी कैन नेवर भी नेगेटिव है ना, बट एपीएस कैन भी नेगेटिव, तो हाँ पहले वाला कट गया, अब इन तीनों में से होगा। अब देखते हैं आगे क्या है, एंड डैश कैन हैव वैल्यू एज 1, इसमें से किसकी वैल्यू 1 हो सकती है ना, एपीएस की वैल्यू 1 हो सकती है, नहीं सर, सारी सेविंग्स अगर हम सेव, सारी इनकम अगर हम सेव कर लेंगे तो कंज्यूम क्या करेंगे, कंज्यूम कहां से करेंगे, तो दैट मींस अगर बी सी और डी में से ही हमारा ऑप्शन था जिसके सेकंड पार्ट हट गए, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एपीएस कैन नेवर हैव अ वैल्यू ऑफ 1, तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया, डी पार्ट, हमारा ऑप्शन क्या बच गया, डी पार्ट, दैट इज एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव, ट्रू है, एंड एपीएस कैन हैव वैल्यू एज 1 व्हाइल एपीएस कैन हैव वैल्यू एज 1। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? अगले पे आ जाओ, इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट का आपको ये दिया हुआ है ग्राफ, ठीक है जी, और यहां पर दिया हुआ है जो ये है, अब देखो एरो ऊपर की तरफ है, दैट मींस ये एक्चुअल एडी हो गया और ये प्लान्ड एडी हो गया। ठीक है, और अब वो क्या बोल रहा है, अज्यूम अ टू सेक्टर इकोनॉमी इन द अबव डायग्राम, द इनिशियल डिमांड कर्व AD1 शिफ्ट्स अपवर्ड टू AD2 ड्यू टू, अच्छा ऐसे क्यों होता है, जो हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया, अपवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है सेम इनकम लेवल्स पे अब ज्यादा डिमांड हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ऐसा किस रीजन से हो सकता है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़े, नहीं, इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी बढ़े, पॉसिबिलिटी है, इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 4 स्टार लगा दिए, 4 स्टार लगा दिए, 5 नहीं लगाए, 5 स्टार नहीं दिया मैंने इसको। ठीक है, अब इसमें क्या है, ध्यान से समझना, देखो कोई भी, अच्छा जितने हमारे मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको एक चीज समझ में आएगी, यहाँ पर बच्चों को ना दो पॉसिबल आंसर लगेंगे, एक तो ये दोनों हट जाएंगे, एपीएस और एग्रीगेट सप्लाई का डिमांड से कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में से क्या ऑप्शन हो सकता है सर? बच्चे कहेंगे सर दोनों ही पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल नहीं है। एक बात यहाँ से ध्यान से देखना कि एमपीसी जो होता है वो स्लोप ऑफ एडी का होता है टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में, सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में स्लोप ऑफ एडी क्या होता है, एमपीसी। तो अगर एमपीसी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एमपीसी, तो वो कभी लाइन को शिफ्ट नहीं करेगा, ये बात याद रखना, इट विल नेवर शिफ्ट द एडी कर्व, एडी कर्व को वो कभी शिफ्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो एडी कर्व का इंक्लाइनेशन, अगर एडी ऐसे जा रहा था पहले, एमपीसी ज्यादा होने से एडी अब ऐसे जाएगा, बस वो इंक्लाइनेशन, वो डायरेक्शन बदल देगा उसकी, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा वही रहेगा एडी का। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि यहां तो वो प्रॉपर शिफ्ट की बात कर रहा है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से ही शिफ्ट होगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, और जो हमारा ये वाला पॉइंट है, अगर ये पूरा शिफ्ट हो गया तो ये शिफ्ट दो रीजन से हो सकता है, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है, जो एडी का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एडी के दो चीजों से बनता है, एक होता है सी बार से और दूसरा होता है आई से। अब सी बार के बारे में उसने नहीं दिया हुआ,
और आई का दिया हुआ कि वो इंक्रीज हो रहा है तभी वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर या फिर मोस्ट परफेक्ट आंसर वुड बी इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। भाई ये क्वेश्चन काफी बच्चे गलत करेंगे, मैं लिखवा रहा हूं। तो ये देख लियो, अब बीच में ना वो ऐसा एक ऐसा सुल्ली बॉम्ब छोड़ देगा आप लोगों के लिए, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन का, और फिर एकदम से गोला बॉम्ब छोड़ देगा, ठीक है जी, वो सुतली वाला बॉम्ब, जिसमें कि भाई आपको बहुत डीप कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। चलो अगले पे आते हैं। इफ द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज मच बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देन विच सिचुएशन विल अपीयर इन द इकोनॉमी। हमें अच्छे से पता है इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, द डिमांड एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है जी, विच इफेक्ट्स द सप्लाई, आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता है। तो इफ द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज मच बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच सिचुएशन विल अपीयर इन द इकोनॉमी। अगर वो कह रहा है कि भैया ये एडी, ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है, ठीक है, ये हम ले लेते हैं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट, और हमारा जो लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड है, मतलब जिस पे इक्विलिब्रियम हमारा एस्टेब्लिश हुआ है, वो नीचे है, वो नीचे है, इससे पहले है, ठीक है, यहां है समझो। तो ये कौन सा है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट वाला ये है और ये एक्चुअल हो गया, तो मच बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट देन विच सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगी ना, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, दैट मींस एम्प्लॉयमेंट कम है, दैट मींस अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाला ये बात कर रहा है। इफ द ऑटोनॉमस, अच्छा इफेक्टिव डिमांड बोल दिया तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, तो इक्विलिब्रियम तो होगा ही। इफ द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज गिवन एज 100, सी बार उसने 100 दे दिया, टेंडेंसी ऑफ पीपल, अच्छा ये वाला हमने कर लिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा आया था -100 प्लस 0.8y, -100 प्लस 0.8y, तो ये स्किप कर देना, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया रिपीटेड, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। हमारा द एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू लेवल ऑफ, एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके इक्वल होता है, एग्रीगेट डिमांड के, वो तो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे होता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट नहीं, जीडीपी नहीं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नहीं, आंसर हो गया जीडीपी। मैंने जानबूझ के उसमें नहीं बोल दिया था, क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में, ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में सिर्फ हाउस होल्ड है और फर्म्स है, तो जितना ये सप्लाई करेंगी उतना ही तो जीडीपी बनेगा, क्योंकि ना कोई टैक्सेस है, ना कोई कुछ है, ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ एक्सचेंज हो रहा है, नथिंग। तो जितना ये आउटपुट बनाएंगी, आउटपुट ही तो होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज द अदर नेम ऑफ आउटपुट, बस। तो जीडीपी तो जीडीपी जीडीपी भी आउटपुट ही बताता है, तो इट इज इक्वल टू जीडीपी। अगले पे आ जाओ। अच्छा हमारा अगर हम एक चीज देखें, अगर ये 3 सेक्टर या 4 सेक्टर भी होता, तब भी हमारा जो है एएस हमेशा इक्वल टू जीडीपी होता। एएस इक्वल टू नेशनल इनकम नहीं होता बाकियों में, लेकिन इसमें टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में एएस इक्वल टू जीडीपी भी होता है, एएस इक्वल टू नेशनल इनकम भी होता है, और जीडीपी इक्वल टू नेशनल इनकम होता है, क्योंकि कोई टैक्सेस, कोई सब्सिडी, कोई एनएफआई है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अगले पे आते हैं, गिवन दी सेविंग फंक्शन, ये दे रखा है, इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़, ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, चलो वो तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो सीधा ही आ जाएगा। अगर ये हमें पता है सेविंग फंक्शन में ये एमपीएस का काम होता है, ये एमपीएस होता है, तो के की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन एमपीएस, विच इज 1 अपॉन 0.25, ये ऊपर 100 आ गया, ये आ गया 4, तो आंसर क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इफ एट एन इनकम लेवल ऑफ 1000 करोड़ द कंजम्पशन लेवल इज 800 करोड़, देन द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव वुड बी। इफ एट इनकम लेवल ऑफ 1000 करोड़ द कंजम्पशन लेवल इज 800 करोड़, ठीक है, तो एपीसी की बात कर रहा है वो, कंजम्पशन 800 है और इनकम 1000 है, तो एपीसी आ गया 0.8, लेकिन उसने पूछा गया यहाँ पर एपीएस, कई बच्चे ना बिना देखे 0.8 पे टिक कर देंगे, हमें अच्छे से पता है एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, तो अगर एपीसी 0.8 है तो ऑब्वियसली एपीएस 0.2 ही होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस रिलेटिंग टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑप्शंस आपने बताने हैं। इट रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ट्रू है भाई, ये तो ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन या तो ए या तो सी या तो बी हो सकता है, डी नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं बी, अच्छा बी अगर सही हुआ तो इन दोनों में से, नहीं हुआ तो ए बिना देखे टिक कर देंगे। इट रिप्रेजेंट सब्सिस्टेंस कंजम्पशन एट लेवल ऑफ इकोनॉमी, ये भी ट्रू है, कि जो सस्टेनेंस के लिए, जो एक ह्यूमन के लिए सर्वाइवल के लिए जरूरत है उतना लेवल ऑफ कंजम्पशन बताता है, तो या तो सी होगा या तो बी होगा, सी भी पढ़ लेते हैं, ये हट गया। इट रिमेन्स मोर और लेस स्टेबल ओवर टाइम, क्या ये स्टेबल रहता है ओवर टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा नो,
तो बी पार्ट, ए एंड बी, क्योंकि ओवर द पीरियड ये बढ़ता रहता है। अब जितना आज से 10 साल पहले जरूरी था मिनिमम सर्वाइवल के लिए, ठीक है, आज उतना थोड़ी ना, तो उससे कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन और इन सब की वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी ओनली, ठीक है। अगला, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भर भर के आएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एमपीसी की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम देखते हैं, चलो ए का 1 है, 3 है, 4 है, 4 है। चलो पहले से थोड़ा हमारा क्लियर हो जाएगा। एमपीसी कैसे निकलता है हमारा, इनवर्स ऑफ एमपीएस होता है। एमपीसी इनवर्स ऑफ एमपीएस, तो ए का हो गया 2, लो ए का तो 2 ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। तो फिर एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का और क्या हो सकता है, या तो यहाँ पर ऑप्शन का कुछ लफड़ा होगा। चलो हम आगे से कंफर्म करते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे S इज इक्वल टू आई होता है, S इज इक्वल टू आई होता है। बी का हमें 1 मिल गया। अब बी का 1 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बी का 1 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ए का 4, बी का 1, सी का 2 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इनवर्स ऑफ एमपीएस से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकलता है, ये भी ठीक है। और इनकम कहाँ गया यहाँ पर, डी का 1, इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गया, तो इनकम एट एम्प्लॉयमेंट लेवल या इक्विलिब्रियम लेवल, सॉरी, ये इक्विलिब्रियम लेवल होगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इशू हो गया। इनकम एट इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पर डी का 3 हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। इसको हम थोड़ा सा दोबारा करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो हमारा बी का 1 कंफर्म हो गया था, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एस इज इक्वल टू आई। सी का 2 कंफर्म हो गया था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इनवर्स ऑफ एमपीएस से निकलता है, और इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है, ये भी पता चल गया था। अब एमपीएस इज इक्वल टू एमपीएस एस इज इक्वल टू 0 जो है, ये थोड़ा सा सेंस नहीं बन रहा, मे भी गलत उसमें दे दिया होगा, बट बाकी तीनों हमारे मैच जो है, तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो कई बार क्या होता है, फॉर्मेटिंग इशू होता है, तो उसमें जो है पूरे नंबर आप लोगों को मिलते हैं। लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। अगले पे आ जाओ। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन इसमें से कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है। इट इन्वॉल्व वेरिएबल ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन सेविंग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम होता है, एक उतना पार्ट ऑफ इनकम जितना कंजम्पशन पे लगा रहे हैं, और एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन। it has positive intercept which represents which is represented graphically. It graphically represented by upward sloping curve. It is graphically represented by a line drawn parallel to x-axis. कंजम्पशन का अपर स्लोपिंग होता है, ठीक है। तो इट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन अपर स्लोपिंग कर्व एंड इट हैज अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट व्हिच व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी डी। कहीं पर दे रखा है हमें ए सी डी, दे रखा है हमारा ये रहा, ए सी डी दे रखा है हमारा ये रहा, ठीक है। अगले पे आ जाओ। द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इट शोज कंजम्पशन व्हिच टेक्स प्लेस इवन व्हेन इनकम इज जीरो। ट्रू है भाई। इट शोज कंजम्पशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। ट्रू है। तो ए और बी तो ट्रू हो गए। अब देखो तीसरे से ही पता चल पाएगा हमें, ठीक है। इट शोज कंजम्पशन विच इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। सी गलत। इट इज डिनोटेड बाय लेटर सी, ये भी गलत, सी बार होता है। इट इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कंजम्पशन फंक्शन का, ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन का। तो आंसर हो गया ए बी एंड ई, ए बी एंड ई, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आए थे इस चैप्टर से। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, ये तो चलो दूसरे उसका आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट लगानी है। When the MPC increases, the value of investment multiplier decreases. जब भी MPC इंक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिक्रीज होता है। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर उसने इनकरेक्ट ही पूछा है, तो हमारा आंसर हो गया ए पार्ट, क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट रिलेशन होती है एमपीसी और मल्टीप्लायर में। बाकी कंफर्म कर लेते हैं। व्हेन एमपीसी इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ मल्टीप्लायर इंक्रीजेस। When MPS falls, the value of investment multiplier increases. Indirect relation. Minimum value of investment multiplier is 1. True है। अगला, ब्रेक इवन पॉइंट इन दी अबव डायग्राम आ गया भाई, इंपॉर्टेंट। इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो ब्रेक इवन पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था, जहां पर C इज इक्वल टू वाई हो जाए और S इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो सेविंग फंक्शन है, वो सेविंग कर्व एक्स एक्सिस से जो है क्रॉस कर रहा हो, वो हो गया, या जहां पर C इज इक्वल टू वाई हो जाए, ठीक है। तो B और A दोनों ही आपके ब्रेक इवन पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बी और ए दोनों ही आपके ब्रेक इवन पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन,
ये रॉन्ग हो गया। सम, क्योंकि इंटरसेप्ट होता है ना वाई एक्सिस पे, द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1, ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखो बी किस में ट्रू बता रहा है, 1 और 2, ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब देखो हमारा सी से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड मार्केट डिमांड मीन सेम। क्या एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड सेम होता है? नहीं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है सारे गुड्स की बाय ऑल दी कंज्यूमर्स कितनी डिमांड हो रही है। मार्केट डिमांड सिर्फ ये बताता है एक गुड की पूरी मार्केट में कितनी डिमांड हो रही है। तो ये दोनों अलग होते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया, बी डी एंड ई। बी डी एंड ई, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, the actual aggregate demands gap from that needed to achieve full employment equilibrium is referred to as the actual aggregate demand gap from that needed to achieve, मतलब हमें और रिक्वायर्ड है, नीडेड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। दैट मींस हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो नीचे है हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से। वो कह रहा है ना होर चाहिए, नीडेड तो हम तब बोलते हैं जब होर चाहिए होता है। तो वो गैप जो क्रिएट हो रहा है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड गैप फ्रॉम दैट नीडेड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, जो ये सिचुएशन होती है ये आपकी डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन होती है, लेकिन जो गैप होता है उसका नाम हमेशा ये होता है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहां पर होती है, जहां पर आपकी सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होती है, जहां पर आपकी सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होती है। अगला, एडी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस आई प्लस सी वाई, चेंज इन ऑटोनॉमस कंजम्पशन विल लीड टू। अच्छा, सी बार प्लस आई प्लस सी वाई है, तो जब भी सी बार में चेंज आएगा, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम चेंज होगा, बिल्कुल है। एडी भी चेंज होगा, बिल्कुल है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट नहीं। चेंज इन एग्रीगेट डिमांड है, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, नहीं। चेंज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी ओनली। आंसर क्या हो गया, ए एंड बी ओनली। At a particular price level, when aggregate demand for final goods equal aggregate supply of final goods, the product market reaches to its मार्केट किस पे पहुंच जाती है, जहां पर AD इक्वल्स टू AS हो जाए। इसका आंसर हो गया इक्विलिब्रियम लेवल। बहुत ही इजी क्वेश्चन था तो, बहुत ही, जहां पर AD इक्वल्स टू AS हो जाए। ठीक है, अगला, अब यहां पर ध्यान से देखना। अगेन देखो, आप सब देख सकते हो अभी तक जो चैप्टर कराए हैं उसमें किसी में डायग्राम वाला नहीं आया, सिर्फ इसी में आया, क्योंकि डायग्राम बनते ही इसमें। द एग्रीगेट डिमांड लाइन शिफ्ट पैरेलल अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, द रीजन बिहाइंड दिस इज, रीजन क्या हो सकता है, शिफ्ट किससे होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट इज जीरो, इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिव। आंसर हो गया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, पहले करा हुआ है, सेम लॉजिक यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। इफ C is equals to x plus 0.6y and I is equals to 1500, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वुड बी 4050। वाई उसने बोल दिया 4050 है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना है, आ जाओ निकाल लेते, क्या दिक्कत है भाई, y इज इक्वल टू सी प्लस आई है, तो y डाल दिया हमने 4050, c डाल दिया x प्लस 0.6 इंटू 4050 प्लस आई हो गया 1500। 4050 इज इक्वल टू एक्स, और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 10, ये कट गया, 6 5 30, 6 4 24, एक्स प्लस 2530 प्लस 1500। ठीक है, अब इसको हम करें, ये हो गया 4050, 2 और 3, 3930 हो गया, 4050 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3930, ये उधर जाके माइनस में, तो 70 और 50 होता है 120, 70 और 50 होता है 120। ठीक है, अगले पे आते हैं। इन केस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड फॉल इन टर्नओवर ऑफ द फर्म, टर्नओवर मतलब सेल्स। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हुई थी इसमें। ठीक है, जब भी सेल्स गिर रही है, who is producing a certain commodity, there will be a situation of dash। अच्छा, सिचुएशन क्या होगी, देखो जब भी सेल्स गिर रही है तो इसका मतलब है उसकी इन्वेंट्री बढ़ रही होगी, इन्वेंट्री उसकी एक्यूमुलेट हो रही है, बढ़ रही है, और उसने प्लान नहीं करा क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनप्लैंड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। एक्यूमुलेशन मतलब गिरना, एक्यूमुलेशन मतलब बढ़ना, इंक्रीज हो रही है, इकट्ठा हो रही है। तो अगर उसकी सेल्स गिर रही है तो मतलब उसका स्टॉक बढ़ रहा होगा, इन्वेंट्री बढ़ रही होगी, तो और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। If C is equals to 40 plus 0.8y and I is equals to 10, then what will be the equilibrium level of income? अब ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ये मेरे को करके आप कमेंट में आंसर बताओगे। ये आप लोग जो है मुझे कमेंट में आंसर बताओगे, इसका सारे करवा दूं क्या, सेम सेम तो क्वेश्चन है, बताओ।
अगले पे आ जाओ। अब ये जो है आपकी प्रॉपर केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। 4 से 5 क्वेश्चन एक केस स्टडी पे, लास्ट के जो आपके 10 क्वेश्चन होते हैं वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है पूरी केस स्टडी पढ़ने बैठ जाते हैं। भाई कई बार सीधा ना क्वेश्चन पढ़ा करो, आपको पता चल जाएगा केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें देखो, एक्स एंटे कंजम्पशन इंप्लाइज, एक्स एंटे कंजम्पशन क्या होती है? प्लांट कंजम्पशन की एक्चुअल कंजम्पशन, बताइए मुझे। एक्स एंटे इज प्लांट, एक्स पोस्ट इज एक्चुअल, तो आंसर हो गया प्लांट कंजम्पशन। केस स्टडी पढ़ने की जरूरत पड़ी हमें? नहीं। आगो अगले वाला भी देख लेते हैं, आ जाओ। द शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन व्हेन आई इज ऑटोनॉमस कर्व इज रिप्रेजेंटेड थ्रू। तो जो आपकी शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन होती है, जहां पर आई व्हेन आई इज ऑटोनॉमस कर्व इज रिप्रेजेंटेड थ्रू, हमें पता है पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के अगेंस्ट बनती है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमें पता है। अगेन केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। अगला, द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल स्टेट दैट एग्रीगेट आउटपुट इज डिटरमाइंड सोलली बाय। तो जो हमारा इफेक्टिव डिमांड होता है वो ये बोलता है कि हमारा जो एग्रीगेट आउटपुट होगा, कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, वो जो है टोटली और टोटली एग्रीगेट डिमांड की वजह से पता चलेगा। द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, दैट इज व्हाई द प्रिंसिपल इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, कि भैया डिमांड का इफेक्ट चढ़ेगा सप्लाई के ऊपर। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी? ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है। आंसर हो गया सेविंग, क्योंकि उसने नॉट पूछा था। ठीक है, अगला, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इज डिटरमिन्ड बाय इनवर्स ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वो तो वो होता है आपका, उसमें भी कैश रिजर्व रेशियो होता है मनी मल्टीप्लायर में। इनवर्स ऑफ एमपीएस, इनवर्स ऑफ एमपीएस, वैल्यू ऑफ गोल्ड रिजर्व, ये भी नहीं। तो आंसर हो गया इनवर्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एक चीज हमने यहां पर देखी कि केस स्टडी में हमें एक भी क्वेश्चन पढ़ने एक भी क्वेश्चन करने के लिए केस स्टडी पढ़ने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तो कभी भी याद रखना, जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, सीधा केस स्टडी पढ़ने मत लग जाना भाई, खामखा टाइम वेस्ट कर बैठोगे। क्वेश्चन पढ़ लो, अगर नीड अराइजेस तभी आप केस स्टडी पढ़ो, अदरवाइज नहीं पढ़ो। तो आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजा आया होगा। बस ऐसे ही आप लोगों के लिए जो है ना सेशंस बनाते रहेंगे। भैया कमेंट में जरूर लिखना कितने आंसर सही हुए, कितने आंसर गलत हुए। अगर मेरा कोई आंसर आपको गलत लिखा तो वो भी कमेंट में लिखना। ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।